Hello, dear. Welcome to all of you once again. Today we are going to discuss ninth English Medium English Textbook 2.1. Already you are seeing on the screen. The plan name is Invictus. In this poem, we will learn about the courage, hope, and fate. Okay, let's start without wasting their time. Warming up. वार्मिंग अप में आप देखिए क्या बताया जा रहा है. पहला पॉइंट, think and respond with yes or no. ओके, आपको yes या no में आंसर देना है. क्या है कि यहाँ पे आपको एक पॉइंट, दो पॉइंट दिए गए हैं, दोनों पॉइंट को आपको भरना है के आधार पे yes या no में आंसर देना है. कि when you are faced, जब आप सामना करते हो with a very serious problem, सीरियस समस्या की, और some grave danger, अथवा कुछ भयानक खतरे की, तो what do you experience, उस समय आप क्या अनुभव करते हो. ओके, तो इस सेंस को आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है. नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि पहला पॉइंट आपका है योर फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स क्या होगी. तो इन सभी पॉइंट में आपको यस या नो फील करना है. इसका सेकेंड पॉइंट है ये योर रिएक्शन, उस समस्या के समय आपका रिएक्शन क्या होगा, ये आपको फील करना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे दिया जा रहा है, वो आप देखिए. राइट अबाउट योर फीलिंग्स एंड रिएक्शंस इन 4-5 लाइन्स. 4-5 लाइन में आपको अपने फीलिंग्स और रिएक्शंस को लिखना है. कब, जब आप किसी टिपिकल सिचुएशन में पहुंचते हो तब. नेक्स्ट है यू मे डिस्क्राइब, यहाँ पे दिया है यू मे डिस्क्राइब योर फीलिंग्स एंड रिएक्शंस यूजिंग अदर वर्ड्स देन दोज गिवन हियर. अर्थात आपको दूसरे शब्दों को यहाँ पे लाना है अपने रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसा कि कहाँ पे दिया गया है. ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ऊपर, इन वर्ड्स को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, इनके अतिरिक्त अन्य शब्दों को आपको फाइंड आउट करना है और आंसर देना है. ओके, नेक्स्ट में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है वो आप देखिए. कह रहे हैं कि आपको ये वाले पॉइंट है, फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 4, 4 के समूहों में, डिस्कस व्हाट यू एक्चुअली फील एंड डू इन डिफिकल्ट सिचुएशन. जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो उस समय आप क्या महसूस करते हो या आपको कैसा लगता है, वो आपको बताना है. एंड सम ऑफ द थिंग्स यू कुड डू एंड वुड यू लाइक टू डू इन दोज सिचुएशंस, और उन सिचुएशंस में आप क्या क्या करना पसंद करते हो, ये आपको बताना है. चलिए सेकंड पॉइंट में देखते हैं. गेस व्हाट द फॉलोइंग सिंबलाइज एंड मैच द पेयर्स. यानी एक दूसरे से कौन जुड़ा हुआ है, किसका किससे साथ रिलेशन है, सिंबलाइज है, वो आपको मैच करके बताना है. जैसे फर्स्ट, अ टॉल माउंटेन. टॉल माउंटेन जो होता है वो स्ट्रेंथ और फर्मनेस का प्रतीक होता है. ओके, डार्क नाइट किसकी प्रतीक होती है, अंधेरा, अंधेरी रात, यानी उसमें एक भय क्या होता है, एक भय की उत्पत्ति होती है. तो यहाँ पे क्या होता है, एंगर, गुस्से से रिप्रेजेंट करेंगे. रोज मतलब होता है सुंदरता का प्रतीक, ब्यूटी से उसको ऐड करेंगे. सनराइज मतलब होता है आशा की किरण, तो होप से उसको मैच करेंगे. फ्लाइंग बर्ड मतलब होता है स्वतंत्रता, तो फ्रीडम से मैच करेंगे. थर्डन मतलब होता है देवजोर की गड़गड़ाहट, यानी एक डीप डिस्ट्रेस का होना. तो ये मैच कर दिया गया है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए. ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. जैसे दिया गया है इंग्लिश वर्कशॉप, तो इंग्लिश वर्कशॉप के पहले पॉइंट को हम देखते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको चुनना है. बिना समय गंवाए मैं फटाफट आपको ऑप्शन कौन सा किसमें सही है वो आपको बताता हूं. पॉइंट नंबर ए में आप टिक करिए थर्ड को. ओके, पॉइंट नंबर बी में आपको टिक करना है सेकेंड को. ओके, नेक्स्ट थर्ड में आइए, सी पॉइंट में देखिए कौन सा सही है आपका. सी में, सी पॉइंट में आपको टिक करना है फर्स्ट को. ओके, डी पॉइंट में आपको टिक करना है थर्ड को. ओके, ई पॉइंट में आपको टिक करना है सेकेंड को. नेक्स्ट एफ और जी में देखिए
एफ पॉइंट में आपको टिक करना है 1 मतलब फर्स्ट को, और जी पॉइंट में आपको टिक करना है सेकेंड को। तो ऑलरेडी मैंने टिक कर दिया, फटाफट उसको आप नोट कर लीजिएगा। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे क्या कर रहा है, राइट द रेम स्कीम ऑफ द पोएम। तो आपको राइमिंग वर्ड लिखना है, तो हम फर्स्ट वाले स्टैंजा का बता रहे हैं, उसका नोट कर लिए। पिट, वहां पे क्या बताया जा रहा है, मी, बी, पोल, सोल, ये राइमिंग वर्ड है फर्स्ट स्टैंजा का। सेकेंड स्टैंजा का नोट करिए, सर्कमस्टेंसेस, चांस, अलाउड, अनबाउड। ओके, थर्ड का नोट करिए, थर्ड स्टैंजा में है टीयर्स, ईयर्स, शेड ऑफ रेड। नाउ फोर्थ स्टैंजा में आप नोट करिए, फोर्थ में है गेट, फीट, स्क्रॉल, सोल। ओके, तो इसमें 4 स्टैंजा हैं, चारों स्टैंजा का मैंने राइमिंग वर्ड बता दिया। और थर्ड पॉइंट में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है वो देखिए, कि यहाँ पे एक दूसरा पोएम है, वेयर लाइज एंड लाइज द लैंड। इस पोएम को लिखा है एसी क्लॉफ ने। तो आप इस कविता को इंटरनेट के माध्यम से फाइंड आउट करिए और उसको लर्न करने का प्रयास करिए। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं इनविक्टस कविता को क्या बताया जा रहा है पोएम में। ओके, अब यहां पे आइए कविता पोएम की तरफ। इनविक्टस पोएम में देखिए, इनविक्टस की मीनिंग क्या होती है, अपराजित। क्या होती है, अपराजित। ओके, इसके मीनिंग को नोट कर लीजिए, अपराजित। ओके, चलिए फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं, बिना समय गंवाए फटाफट। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Okay, in the first stanza, poet would like to describe about the courageous points of the poet. Okay, क्या बता रहे हैं कि आउट ऑफ द नाइट, पूरी रात, दैट कवर्स, जो कि मुझे ढका हुआ था, ब्लैक एज द पिट, एकदम ब्लैक रंग में, मतलब काले गड्ढे के रूप में, अर्थात यहाँ पे ब्लैक एज द पिट, पिट मतलब होता है होल। क्या होता है, होल। तो यहाँ पिट मतलब होल होता है। तो ये जिस तरह से एक गड्ढा ब्लैकनेस में दिखता है, ठीक उसी तरह से वो पूरी रात मुझे वो प्रॉब्लम घेरे हुए थी। फ्रॉम पोल टू पोल, और वो कहां से कहां तक मुझे नजर आ रहा था, पोल टू पोल। अब पोल का मतलब होता है, एक यहाँ पे नॉर्थ पोल है और एक यहाँ पे साउथ पोल है। ओके, तो दोनों छोर है, अर्थात पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, ग्लोब का ऊपरी हिस्सा से लेकर के ग्लोब के निचले हिस्से तक मैं एकदम भय से घिरा हुआ था। आई थैंक वॉट एवर गॉड्स में बी, फिर भी इसके बावजूद भी मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। क्या, कि वॉट एवर गॉड्स में बी, ईश्वर जो चाहे वो करे, अर्थात God is great. If he expect to give me punishment, I'm ready to accept it. Okay. Next point में क्या कह रहा है, लास्ट में, for my unconquerable soul। अब यहाँ पे unconquerable मतलब होता है, जो invictus का मतलब होता है, मतलब unbeatable, अपराजित। ओके, क्या होता है, अपराजित, अर्थात इसके बावजूद भी मेरी अंतरात्मा हार नहीं मानी हुई है, मैं हारा नहीं हूं। नेक्स्ट स्टैंजा, इन द फिल clutch of circumstances, I have not winced nor cried aloud. Under the groanings of chance, my head is bloody but unbowed. अब इस स्टैंजा में देखिए क्या कवि बता रहा है, कि in the fell clutch of circumstances, already I'm covered, या I'm suffered from the bad condition of the life. Circumstances मतलब होता है जो बुरे हालात होते हैं, हाँ, जो हमारे बुरे हालात हैं, या जो समय है, पद्धतियां हैं, उनमें मैं क्या हूं, क्लच, पकड़ में आ गया हूं।
अर्थात ऑलरेडी आई एम सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम, इसके बावजूद भी क्या है, आई हैव नॉट विंस्ड, मैं विंस्ड, विंस्ड की मीनिंग नोट कर लीजिए, झटका या डर, डर से घबराना, फिर भी मैं डर के घबराया नहीं हूं, नॉर क्राइड अलाउड, और ना ही जोर से चिल्लाता हूं, अर्थात उस दर्द से मैं चिल्ला भी नहीं रहा हूं। अंडर द बिगिनिंग्स ऑफ चांस, किसके, अर्थात चोट लगना या छड़ी लगना, छड़ी से मार खाना, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या दिया गया है, चोट लगना या छड़ी से मार खाना। तो कहने का मतलब किसी भी प्रकार से यदि मेरे ऊपर प्रहार किया जा रहा है तो मैं उस प्रहार को सहने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि वो प्रहार ईश्वर ने हमको दिया है, अर्थात ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। अब आगे क्या बना है लास्ट लाइन में, माई हेड इज ब्लडी, यद्यप उस प्रहार से मेरा सर जो है खून से लथपथ हो गया है, अर्थात मैं कंप्लीटली नर्वस हो गया हूं, टूट गया हूं उन समस्याओं से, इसके बावजूद भी बट अनबाउंड, लेकिन मेरा सिर झुका नहीं है। वही चीज, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ठीक वही सिचुएशन है कि आई एम रेडी टू फेस द प्रॉब्लम बट आई एम नॉट रेडी टू बाउ माई हेड इन फ्रंट ऑफ एनी टाइप्स ऑफ द सर्कमस्टेंसेस और प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है। थर्ड, बियॉन्ड दिस प्लेस, थर्ड स्टैंजा में बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ रेड एंड टीयर्स looms but the horror of the shade and yet the meanness of the years finds and shall find me unafraid। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बियॉन्ड दिस प्लेस, इस स्थान से परे, ऑफ रेथ एंड टीयर्स, रेथ मतलब होता है एंगर, रेथ मतलब होता है एंगर मतलब गुस्सा, गुस्सा आना और आंसू आना, अर्थात इस स्थान पर ऑलरेडी आई एम सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम बट आई हैव नॉट एनी टाइप्स ऑफ द एंगर एंड टीयर्स इन माई आईज। कहने का मतलब मैं समस्याओं से घिरा हुआ हूं, इसके बावजूद भी मेरी आंखों में आंसू नहीं है और ना ही मेरे जुबान पे या मेरे दिल में गुस्सा है। ओके, लूम्स बट हॉरर, लूम्स बट हॉरर, अब लूम्स मतलब जबकि डर, जबकि भय जो है, समस्या जो है मेरे सर पे लटकी हुई नजर आ रही है, हर मोमेंट में मुझे समस्याएं नजर आ रही हैं, एंड हॉरर ऑफ द सेड, यहाँ पे भयानकता का, हॉरर का यानी उस डर का की छाया हमेशा हमारे सामने, आंखों के सामने घूम रही है, इसके बावजूद भी, एंड इट फिर भी, द मीनेस ऑफ द ईयर्स, यद्यप ये लगातार या कई वर्षों तक रहे या मेरे मृत्यु तक रहे, तो मरने के पश्चात भी, यहाँ पे मीनेस मतलब होता है, नोट कर लीजिए, हिसाब किताब, मीनेस मतलब होता है लेखा जोखा, यानी आपकी करनी का लेखा जोखा, यद्यप भगवान चाहे अंत में मेरे मरने के बाद मेरी करनी का लेखा जोखा लेता है तो वो पाएगा, फाइंड्स, वो पाता है, क्या पाता है, गॉड क्या पाएगा या लोग क्या पाएंगे, सेल्फ फाइंड, वो पाएंगे क्या, मी अनअफ्रेड, कि मैं निडर हूं, अर्थात मेरे अंदर डर नहीं है, कि मैं किसी भी प्रकार की समस्या से डर नहीं सकता, मतलब मैं हर प्रकार की समस्या को झेलने के लिए तैयार हूं। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ द रेथ ऑफ एंड टीयर्स जो है एंगर और दर्द को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है, व्हाट इज मीन बाय द प्लेस ऑफ रेथ एंड फियर्स, तो यहाँ पे रेथ और फियर्स का क्या मीनिंग है वो आपको बताना है, जैसा कि मैंने इस पोएम में बताया है, वो आपको नोट डाउन करना है, लिखना है। रेथ मीन्स एंगर होता है, गुस्सा होता है, टीयर मतलब भय होता है। ओके, लूम्स बट हॉरर हो गया, एंड इसके बाद यहाँ पे अनअफ्रेड, मी अनअफ्रेड, अनअफ्रेड मतलब वो मुझे निडर भी पाएगा हर कंडीशन में। ओके, लास्ट स्टैंजा, इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, ये कोई मायने नहीं रखता है कि गेट कितना छोटा है या बड़ा है या संकीर्ण है, पतला है या चौड़ा है, ऐसा कोई भी मायने नहीं रखता है। ओके, हाउ चार्ज विद पनिशमेंट द स्क्रॉल, और यह भी मायने नहीं रखता कि मुझे कितना चार्ज किया गया है, यानी मुझे कितना पनिशमेंट दिया गया है, वो मैं मायने नहीं रखता। द स्क्रॉल, स्क्रॉल मतलब होता है यहाँ पे कर्म का चिट्ठा, अर्थात मेरे कर्म के चिट्ठे में या लेखे जोखे में क्या बताया गया है, कितना लिखा गया है, वो मैं मायने नहीं रखता। ओके, नेक्स्ट में है लास्ट, ये जो चारों लाइन है, दो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये है, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, पहला
आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। दोनों लाइन आपके इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ओके, क्या कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट, ध्यान दीजिए ये वाले का क्वेश्चन का आंसर, व्हाट डज द पोएट हैव फुल कंट्रोल ओवर। कवि को किस बात पे कंट्रोल है? वो कह रहा है आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, मैं अपने विश्वास का मालिक हूँ। आई एम मास्टर, यानी मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो सोच है, मेरे जो विचार हैं, हाँ, मेरा जो मन है, मैं उसका मालिक हूँ। और दूसरे में कह रहे हैं आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, और मैं अपनी अंतरात्मा का कैप्टन हूँ। जिस तरह से जहाज का संचालन कैप्टन के हाथ में होता है, उसी तरह से यह अंतरात्मा रूपी जहाज क्या संचालन मेरे ऊपर है। मैं इसको कहीं भी अडिग होने नहीं दूंगा। यह विलियम अर्नेस्ट हेनली की बहुत ही प्यारी कविता है। इस कविता में कवि ने अपने ढंग से हम सबको जीवन जीने की एक कला के बारे में बताया है। कहने का मतलब मानव जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हमें घबराना नहीं चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपनी बहादुरी का, अपने साहस का हमेशा परिचय देते रहने का।